हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तुम लोग को हम चैप्टर 2 का पेज नंबर 26 पढ़ाएंगे, है ना। पेज नंबर 26 का पढ़ाएंगे। तो कल थोड़ा सा बतलाए थे क्रिस्टलेशन की विधि के बारे में, थोड़ा सा कल बतलाए थे। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग हम लोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में क्या करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र जल से जो नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होता है। इसमें क्या होता है कि जब समुद्र जल से नमक जब हम लोग निकालते हैं तो नमक जो प्राप्त होता है उसमें वो अशुद्ध होता है, उसमें बहुत सारे अशुद्धियां उसमें रहती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसी मेथड का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड या क्रिस्टलीकरण विधि। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण विधि से शुद्ध ठोस को अलग कर लिया जाता है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। जैसे पहला पॉइंट, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर जल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है। तो वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित भी कर सकती है। इसलिए वाष्पीकरण से ज्यादा अच्छा क्रिस्टलीकरण मेथड होता है और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में। फिटकरी पता है आप लोग को, फिटकरी जल को शुद्ध करता है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी में विकास के साथ कई और पृथक करने वाले विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलधर में पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलधर का एक रेखा 2.13 में भी दिखलाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेय के विभिन्न चरणों पर हम अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न क्वेश्चन थोड़ा बतला देते हैं, फिर जलघर वाला भी दिखला देंगे। तो प्रश्न ये है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, तो उनके मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो हम ऐसे द्रवों को, जो द्रव आपस में घुलनशील है, घुल चुके हैं, वैसे मिश्रण को हम आसवन विधि के द्वारा अलग करेंगे। क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर है, इसलिए हम साधारण आसवन विधि द्वारा अलग कर सकेंगे। हम द्रव को गर्म करेंगे और जिसका टेम्परेचर जो जल्दी बॉयल होगा वो पहले ही बंद करके उड़ जाएगा और वो अलग हो जाएगा, जो भारी है वो नीचे रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। जैसे दही से मक्खन। दही से मक्खन हम निकालते हैं, इस विधि को बोलेंगे अपकेंद्रित यंत्र से हम निकालेंगे। और अपकेंद्रित यंत्र से यानी कि जैसे घर में घरेलू मिक्सी हो गया या फेंटने वाला जो मथनी होता है, उस मेथड से हम उसको निकालते हैं, तो उसको अपकेंद्रीकरण कहते हैं।
इससे क्या होता है, ठोस ऊपर चले जो हल्के होते हैं वह ऊपर चले आते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। उससे हम दही से मक्खन को अलग कर लेते हैं। सेकेंड है समुद्र जल से नमक तैयार करना। समुद्र जल से नमक हम क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा करते हैं। यह समुद्र में नमक जो अशुद्धियां होती है उनको क्रिस्टलीकरण विधि से हम अलग कर लेते हैं। तीसरा है नमक से कपूर। नमक से कपूर हम करेंगे ऊर्ध्वपातित सब्लिमेशन क्रिया से, ऊर्ध्वपातन क्रिया से हम करेंगे। जब हम नमक और कपूर को गर्म करेंगे तो कपूर सीधे ठोस से वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा और कपूर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। इस तरह से हम ऊर्ध्वपातन वाली क्रिया से, ऊर्ध्वपातन क्रिया से हम नमक से कपूर को अलग कर सकते हैं। जैसे नमक में मिला हुआ यदि सोडियम NH4 सेल अमोनियम क्लोराइड है, या कपूर हो, या नैफ्थलीन हो, या एंथ्रोसिन हो, ये सब सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। तो इस तरह से नमक तीनों की विधि हो गई। एक अपकेंद्रीय तंत्र वाली मेथड, दूसरा क्रिस्टलीकरण मेथड और तीसरा ऊर्ध्वपातन क्रिया से। तीसरा प्रश्न है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण से हम किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक करते हैं। क्रिस्टलीकरण से हम समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए हम करते हैं इस तरह के विधि को, और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को हम पृथक कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि से समुद्र से जब हम जल प्राप्त करते हैं तो जल में बहुत सारी अशुद्धियां रहती है। जल में बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण मेथड किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड करते हैं। इसमें वह क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से यानी कि जल से पृथक किया जाता है, और इस तरह हमारा समुद्र से शुद्ध करने से नमक बहुत सी शुद्धियां रहती है, दूर करने में क्रिस्टलाइजेशन विधि से हम प्राप्त करते हैं। समुद्र से नमक और कुछ अशुद्ध नमूने से फिटकरी को निकालना। ये हो गया क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच के अंतर को समझेंगे। पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग ने काफी चर्चा की है, और फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बतलाया है पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, उसकी कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, त्वरणांक, क्वथनांक, चमकीला है या धुंधला है, खुरदुरा है या देखने में कैसा है। तो इस तरह के गुणों को हम कहते हैं भौतिक गुण। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तित किए जाते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग देखने में लगते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान है। बर्फ है, फिर वो द्रव है, फिर वो भाप बन गया, फिर वो पानी बन गया, फिर वो बर्फ बन गया। तीनों का रूप एक ही है, लेकिन देखने में वो भौतिक गुण दर्शाते हैं, लेकिन है रासायनिक रूप में बिल्कुल समान है। जल तथा खाना पकाने वाला तेल दोनों द्रव है, देखने में दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म
भिन्न भिन्न है। इनकी गंध और इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर होता है। हम ज... हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। दोनों द्रव है लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। तेल हवा में जलता है और जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। यही रासायनिक गुण के कारण तेल जल से अलग है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तित लाता है। जलने के बाद रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। और हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में भी परिवर्तन आता है, परिवर्तन लाता है और हम नया पदार्थ पाते हैं, जिसके चलते एक नया पदार्थ पाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। जैसे कि एक मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? जब मोमबत्ती गलता है, जब मोमबत्ती जलता है, जब मोमबत्ती जो गलता है, जब गलता है तो वह भौतिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती जो जल जाता है, जलने से वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तब देखिए यहाँ प्रश्न में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दिए हुए हैं। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है, कौन भौतिक परिवर्तन है, बतला रहे हैं आप लोग को। पहला प्रश्न है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। सबसे पहला है पेड़ों को काटना। तो पेड़ों को काटना, क्या पेड़ को फिर हम तो जोड़ सकते हैं? नहीं। रासायनिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यह है भौतिक परिवर्तन। मक्खन को फिर हम कम टेम्परेचर में उसको जमा कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ठोस के रूप में मक्खन को हम रख सकते हैं टेम्परेचर कम करके। अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जल का उबलकर भाप बनना, यह भौतिक परिवर्तन है। भाप बन करके फिर यह तुरंत जल भी बन सकता है, जल बन जाता है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। जल में साधारण नमक का घुलना, यह भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, यह रासायनिक प्रक्रिया। लकड़ी और कागज का जलना, यह रासायनिक प्रक्रिया। हम अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करते हैं। आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, उसका प्रकार क्या है, शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है, क्यों शुद्ध माना गया उसको। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हम तत्व देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व को फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर 1743 से 1794 ने
सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। तत्व को एलिमेंट भी कहते हैं, को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया तथा द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार क्या परिभाषा है लेवोजियर के अनुसार कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, अन्य सरल पदार्थों में नहीं। इसको धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब तत्वों को धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। धातु के कुछ अलग गुण होते हैं, अधातु के कुछ अलग गुण होते हैं। तो गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु को प्रदर्शित करते हैं और उसे समझते हैं। तो कुछ धातुएं के कुछ गुण हैं, ये चमकीले होते हैं, ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग के होते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि चांदी जैसा सफेद और सोने की तरह पीले होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं, इनको पीट पीट कर तार के रूप में काफी लंबा खींचा जा सकता है। ये अधात वर्धीय होते हैं, इनको पीट कर एक महीन पतला चादरों में डाला जा सकता है। इनकी तार बना करके बहुत सारे तरह तरह करके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। मतलब इनको हर तरह से हम तार के रूप में और डिजाइन बना सकते हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा वो भी धातु है लेकिन एक्सेप्शनल है, कमरे के तापमान पर वह लिक्विड है। अब है अधातुएं। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। पहला पॉइंट ये विभिन्न रंगों की होती है। दूसरा पॉइंट ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। तीसरा ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और अध्यात्मवर्धीय नहीं होती है। ये हुए अधातुएं के गुण। अधातुएं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को भी दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु। उन धातुओं में उन तत्वों में कुछ धातु के भी गुण हैं और कुछ अधातु के भी गुण हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं उपधातु, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड कहा जाता है जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सब आप लोग को याद करना होगा, तत्व के नाम को भी अच्छी तरह याद करना होगा। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस के रूप में है और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा Hg, ब्रोमीन Br। आप लोग को पता ही होगा कमरे के टेम्परेचर पर ये लिक्विड है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के टेम्परेचर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। अब है यौगिक। तत्व हो गया, अब यौगिक। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में, एक नियत अनुपात में
रासायनिक तौर पर रासायनिक या से संयोजन से बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम देखते हैं ऐसे दो समूह में हम बच्चों को बांटेंगे। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। उसमें दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में देंगे। लोहे और सल्फर का चूर्ण पाउडर, लोहे के पाउडर और सल्फर का पाउडर को पीसकर मिलाएंगे। ग्रुप 1 मिलाकर के उसको पीस करके मिला लेंगे। ग्रुप 2 को लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएंगे और मिश्रण को तेज आंच में तीव्र ताप पर लाल होने को तक छोड़ देंगे, लाल होने तक गर्म करेंगे। अब फिर ज्वाला को हटा देंगे तथा मिश्रण को ठंडा होने देंगे। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करेंगे। सामग्री के निकट एक चुंबक को ले जाएंगे और जांच करेंगे क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करेंगे। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे। कार्बन डाइसल्फाइड मिश्रण अच्छी तरह मिलाएंगे और उसे छान लेंगे। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिलाएंगे और इस क्रियाकलाप के लिए हम लोग मिलकर के निर्देशन में करेंगे। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएंगे। लोहा और सल्फर के साथ दोहराएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में एक समान है? या किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? हम क्या देखेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है कि समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन है, गंधहीन है, लेकिन ज्वलनशील है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच हम लोग नहीं करते हैं। तुरंत तेज से आवाज करके जल उठती है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों के मिश्रण है। पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। अब है सारणी 2.2 में मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण तथा यौगिक मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। इधर यौगिक पहला पॉइंट तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है।
मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। यौगिक में क्या होगा कि नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होंगे। चौथा पॉइंट, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, या आसानी से इसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मिश्रण तथा यौगिक में कुछ अंतर। अब है मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले पदार्थ के तीन रूप हो गए, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे पदार्थ के आजकल वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार निकाला है, लेकिन अभी हम ठोस, द्रव और गैस तक ही बात कर रहे हैं। शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक और मिश्रण में कोई नियत संगठन नहीं है। समांगी भी और विसमांगी भी हो सकता है। तो तत्व है कि सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। तत्व को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तत्व का उदाहरण है जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कुछ भी है, ये हमारा तत्व है। और यौगिक उदाहरण के लिए जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। इन्हें हम रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित कर सकते हैं। अब है मिश्रण। मिश्रण में कुछ है सामंगी और कुछ है समांगी और विषमांगी। समान संगठन और असमान संगठन, उदाहरण के लिए जल में चीनी। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण भी हमने इस पाठ में अच्छी तरह से पहले बतलाया है। समांगी घोल क्या होता है और विसमांगी घोल क्या होता है। अब है कि उदाहरण के लिए समान घटन जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि समांगी मिश्रण है, समान संगठन है। विसमांगी हो गए असमान संगठन, उदाहरण के लिए जैसे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल, जल इत्यादि। ये सब हमारा विसमांगी गठन है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीखे। तत्व, यौगिक, मिश्रण और कितने विधि से क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, किस तरह का घोल होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको सबसे पहले कॉपी में इसको जरूर उतारिएगा। और इसको रीडिंग लगाने से आपको लगेगा कि हम आधा से अधिक क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
इसको आप लोग जरूर पढ़ के कॉपी में उतारेंगे। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं। उनमें अनुपात की निश्चितता नहीं होती है। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और अवयव को विलय कहते हैं। विलायक और विलय तो समझ में आ गया होगा। विलायक जिसमें घुलता है, जिसमें विलय पदार्थ घुलता है उसको विलायक कहते हैं, और जो घुल रहा है उसे विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है जो पदार्थ उसमें घुला है। पांचवा पॉइंट, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील है, आंखों से देखा जा सकता है। जो विलायक में अघुलनशील है उसे आंखों से देखा जा सकता है, वह निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है। जैसे आप जल में आटा डाल सकते हैं, चौक डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, कुछ देर बाद आप देखिएगा कि उसमें एक नीचे मिट्टी का या आटा का या चौक का एक लेयर बैठ गया। तो इस तरह के घोल को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जिसमें ये पूरी तरह वितरित रहते हैं उसे माध्यम कहते हैं और विलय कणों को प्रावस्थ कहते हैं, प्रावस्था। अब शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों में, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन करके बनता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिकों के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से वो भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। और कुछ पूछना होगा बच्चों तो, और कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कमेंट्स करना होगा तो हमसे पूछना, हम उसको बतलाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो जो हम बतला गए उसको बनाते भी जाना, रीडिंग लगाते भी जाना। ठीक, ओके, थैंक यू।